नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स के इस क्लास में, इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समय निकालकर इसी प्रकार से प्रत्येक दिन इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो करंट अफेयर्स, अगर आपका सर दर्द बना हुआ है तो वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन यहाँ पर एक सुनियोजित वे में हम आपको करवा रहे हैं। और इस कड़ी में आज के क्लास में आप देखेंगे 13 मार्च 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। दोस्तों, यहां पर आपको हम ये बता दें कि बिहार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का इस सीरीज में संकलन होता है, यानी कि करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आप यहां से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित जनगणना 2027 के लिए जारी शुभंकर, या फिर जो ऑफिशियली ये शुभंकर अभी जारी किया गया है, वास्तव में ये शुभंकर का नाम क्या है। दो शुभंकर है, महिला और पुरुष वर्ग को ये एक प्रकार से इंगित करता है। इसमें राइट आंसर है प्रगति और विकास। प्रगति जो महिला वर्ग के लिए और विकास जो है ये पुरुष वर्ग के लिए। और ये चीजें हमने आपको बतलाया था। आप यहां पर तस्वीर के माध्यम से विकास और प्रगति जो शुभंकर है इसको आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री जो वर्तमान में अमित शाह हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। 2027 की जो ये जनगणना है, आप ये ध्यान रखिए, 2 चरणों में पूरा होगा। ये अगर आप देखेंगे ओवरऑल, ऐसे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में जनगणना हुई थी, पहली जनगणना। लेकिन अगर आप सुनियोजित वे में, मतलब अगर जनगणना की बात करेंगे तो वो एक प्रकार से 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू होता है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे, अगर ये 10 के जनगणना की हम बात करते हैं जो विधिवत तरीके से नियमित रूप से 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी, तो ये 16वीं जनगणना होगी। यहां पर हमने लिखा भी है। आजादी के बाद से, यानी कि स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना होगी, लेकिन देश की ये 16वीं जनगणना होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। तो चेन बना के ये चीजें अगर आप याद रखेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बहुत आसान हो जाएगी। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप क्लासेस को प्रत्येक दिन एक निर्धारित समय पर फॉलो करेंगे। अब सेशन की शुरुआत करते हैं। यहां पर मैं पुनः दोहरा दूं कि बिहार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होगा और तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए कौन सी नई नीति का अनावरण किया है। देखिए, इसमें विकल्प जो आपको दिख रहा है, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 का बिहार सरकार ने अनावरण किया है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करना। अच्छा, इसको लेकर चर्चाएं यहां पर हमने अच्छे से किया है। जो इसके की पॉइंट है, जो आपको समझना है, वो चीजें अच्छे से हमने लिखा है। तो बिहार सरकार द्वारा ये सेमीकंडक्टर नीति 2026 का अनावरण किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने, नई उद्योग इकाइयां स्थापित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि रोजगार का भी सृजन यहां पर हो। मतलब ये चीजें यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक जरूरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस नीति के तहत परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ पर 1 रुपये प्रति एकड़ की प्रतीकात्मक दर से भूमि आवंटन किया जाएगा कंपनियों को, जो यहां पर यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्टंप शुल्क, पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होता है वो, और भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट तथा परियोजना लागत कम करने के लिए पूंजी अनुदान प्रदान किए जाएंगे। एक प्रकार से ये सारी सुलभता दी जाएगी कंपनियों को, ताकि बिहार में इस तरह का यूनिट स्थापित करे, इस प्रकार की इकाई स्थापित करे। दोस्तों, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो नीति है जो अभी हाल ही में इसका अनावरण किया है, ये सरकार की 7 निश्चय 3 जो समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, हमने 7 निश्चय 3 को लेकर जानकारी आपको दिया है। एक तो ये ध्यान रखिए, 2015 में बिहार सरकार ने, आप ये भी बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार ने, जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय,
फेज 1 की शुरुआत उन्होंने किया था 2015 में। 15 से 20 फेज 1 चला और उसके बाद 20 से 25 चला फेज 2 और 25 से 30 की अवधि के लिए अभी फेज 3 की शुरुआत हुई है। तो इसमें आप देखेंगे 7 निश्चय फेज 3 में एक लक्ष्य है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसी की परिकल्पना के अनुरूप यहाँ पर उद्योग इकाई स्थापित आदि करने को लेकर ये सारी चीजें हो रही है। और अगले 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के योगदान को 5% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है बिहार सरकार ने। कोई भी लक्ष्य काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सेमीकंडक्टर नीति की बात हुई है तो एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। अब यहां पर जरा इस वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाले राज्यों में गुजरात का नाम सबसे पहले आता है। 2022 से 27 की अवधि के लिए सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण गुजरात ने किया है। पहला राज्य गुजरात है। और इस दौरान 2022 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था और ये चीजें हम आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ये ध्यान रखिए। पहला राज्य गुजरात बना था और दूसरा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद कई सारे राज्य जो आप यहां पर देख रहे हैं। और इसमें अब इस सूची में यानी कि सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण करने वाले राज्यों में बिहार का नाम भी शामिल हो चुका है। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर नीति को लेकर। अच्छा, सेमीकंडक्टर की बात हुई तो पैक्स सिलिका जो एक स्ट्रेटेजिक पहल है अमेरिकी गवर्नमेंट का, उसको लेकर चीजें हमने कुछ समय पहले आपको पढ़ाया था। ये अमेरिका ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए दिसंबर 2025 में यह पहल शुरू किया था। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो नवनियुक्त राजदूत अमेरिका के सर्जियो गौर ने घोषणा किया था कि इस पहल में भारत को शामिल किया जाएगा। और अभी इसमें देखेंगे कि 9 देश अब तक थे लेकिन भारत इसमें अब रिसेंटली शामिल हुआ है, तो सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। एआई और सेमीकंडक्टर को मतलब उसकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने को लेकर ये एक पहल है पैक्स सिलिका। ये चीजें हमने बीपीएससी मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा को लेकर ये जो कोर्स संचालित हो रहा है, ऐसे एक्चुअली अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे बीपीएससी, जेपीएससी या फिर यूपीएससी आदि एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ये ध्यान रखिएगा इस कोर्स में ये तमाम टॉपिक जो इस समय पूरी दुनिया में खबरों में रहते हैं उसको हम कवर करते हैं। ये प्रबल संभावना होती है कि आपके एग्जाम में यहाँ से संबंधित प्रश्न बने, इसको हमने अच्छे से कवर किया है। और एक रिसेंटली पिछले ही क्लास में ये हमने आर्कटिक सेंट्री मिशन जो आर्कटिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे रणनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। एक लंबे समय से यहां पर एक प्रकार से कोई गतिविधि इस तरह की नहीं हुई थी, मतलब रणनीतिक दृष्टिकोण से इसके कई सारे रीजन है, वो चीजें हमने इसमें अच्छे से डिस्कस किया है, इसको जरूर देखिएगा। अगर आप मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन में लगे हैं, क्योंकि यहां पर इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स का भी मटेरियल आपको मिल जाता है। करंट अफेयर्स का जो विजेता बैच चलता है आप चाहे तो ले सकते हैं। 71वीं बीपीएससी मेंस या फिर 72वीं बीपीएससी मेंस के प्रिपरेशन में है तो आप इसको जरूर ले लीजिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आइए। प्रश्न है कि 11 मार्च 2026 को पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग 2026 जो इसका दूसरा संस्करण है, 11 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है, 17 मार्च 2026 तक ये संचालित होगा। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? एक्चुअली यहां पर जो विकल्प आपको दिख रहा है इसमें राइट आंसर है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इनके द्वारा किया गया। अच्छा, विकल्प बी में जरा गौर कीजिएगा, श्रेयसी सिंह का नाम है। श्रेयसी सिंह बिहार की इस समय खेल मंत्री हैं। इनसे पहले सुरेंद्र मेहता थे। नई सरकार का जो गठन नवंबर 2025 में हुआ है उसके बाद श्रेयसी सिंह बिहार की खेल मंत्री बनी है, जमुई से बीजेपी विधायक हैं। अब यहां पर आइए इसमें अगले स्लाइड में एक्चुअली बिहार कबड्डी लीग को लेकर जो विमेंस कबड्डी लीग को लेकर ये प्रश्न भी आपने देखा, ये दूसरा एडिशन है। पहला 2024 में आयोजित हुआ था और उस समय भी इसमें 6 टीमें आपको देखने को मिलेगा और इस बार भी 6 टीमें हैं और इन टीमों को लेकर यहां पर जानकारी है। और विजेता कौन बना था? सिवान टाइटंस सारन स्ट्राइकर्स को हराकर। हालांकि पटना पेलिकन्स ये तृतीय स्थान पर रहा था। ये कंप्लीट विजेता सूची को लेकर जानकारी है, इसको जरूर याद रखिएगा। आयोजन कब हुआ, कितनी टीमों ने भाग लिया, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कबड्डी जो है ये बिहार की राजकीय खेल है।
कबड्डी ऐसे तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है, लेकिन ये चीजें ध्यान आपको रखना चाहिए कबड्डी के संदर्भ में। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक निवेश सलाह देने वाले फिनफ्लुएंसर, ये यहां पर इसको लेकर अभी हम चर्चा करेंगे, जो फाइनेंस से संबंधित सलाह देते हैं उन्हें फिनफ्लुएंसर कहा जाता है। इनकी पहचान करने के लिए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली को लॉन्च किया है? देखिए एआई टूल का जो नाम है, जो सेबी ने अभी हाल ही में जो खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक मतलब सलाह देते हैं निवेश करने को लेकर स्टॉक मार्केट आदि में, मतलब उनके लिए एआई टूल सुदर्शन एआई सेबी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसको लेकर जानकारी यहां पर अच्छे से आपके बीच हमने रखा है। देखिए उद्देश्य इसका समझिएगा, इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ती भ्रामक निवेश सलाह, मिसलीडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस पर मतलब इसकी निगरानी करना है। देखिए हाल ही के वर्षों में यह देखा गया है कि फिनफ्लुएंसर यानी कि यहां पर देखिए हमने इसका वर्णन अच्छे से किया है, फाइनेंस प्लस इन्फ्लुएंसर, मतलब ये दोनों को मिलाकर ये शब्द का निर्माण होता है, जो फाइनेंस से जुड़ी यानी कि वित्त से जुड़ी हुई एक प्रकार से सलाह देते हैं। अब इसी को लेकर यहां पर ये ध्यान रखें, अच्छा उदाहरण देख लीजिए, शेयर मार्केट में कहां निवेश करें, कौन सा स्टॉक खरीदें, ये सलाह देते हैं। मतलब यहां पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर तो बहुत ज्यादा ही फ्रॉड होता है। ऐसे प्लेटफॉर्म पर बिना पंजीकरण के मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसे एक प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स मतलब निवेश सलाह देते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं, मतलब लाखों रुपया गंवा देते हैं, मतलब धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, मतलब बिना जानकारी के वो निवेश करते हैं और वो पैसा डूब जाता है। तो इसी गतिविधि को एक प्रकार से डिटेक्ट करने के लिए, पहचान करने के सेबी ने अभी हाल ही में सुदर्शन एआई जो टूल है, जो पहल है, इसकी शुरुआत की है। आई होप कि यहां पर इसमें जो जानकारी हमने दिया आप ध्यान रखेंगे, यही सारी चीजें आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछे जाए अगर यहां से सवाल बनेंगे तो। अब देखिए एक शब्द यहां पर हमने प्रयोग में लाया, सुदर्शन। ये जानकारी यहां पर जो अभी हम आपको दे रहे हैं, हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। सुदर्शन अगर हम देख रहे हैं तो ये जो सुदर्शन चक्र, जो महाकाव्य महाभारत है उसमें श्री कृष्ण जी के जो चक्र हाथ में होता है आप लोग जानते हैं, वो सुदर्शन चक्र ही कहलाता है, मतलब नाम है सुदर्शन। अब यहां से मतलब ये नाम प्रेरित है, इसको लेकर अभी हाल ही में एक चीज ये ध्यान रखिए कि मिशन सुदर्शन चक्र भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और अन्य हवाई खतरों की समय रहते पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करना, अर्थात देश के लिए समग्र बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच तैयार करना है, जो अभी हाल ही में एक प्रकार से इसे शुरू किया गया है, मिशन सुदर्शन चक्र। अब दोस्तों चूंकि यहां पर सेना की बात हो रही है, तो ऐसे में यह जरूर ध्यान रखिए वर्तमान में तीनों सेना प्रमुख कौन है, वो सूची यहां पर आपके बीच है। 30वें थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, और उसके बाद यहां पर क्रम भी याद रखना, 26वें नौ सेना प्रमुख है जिन्हें कि एडमिरल कहा जाता है, वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना प्रमुख 28वें नंबर के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह यानी कि अमरप्रीत सिंह है। ये पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा पूरा नाम ही लिखा गया, शॉर्ट में भी ध्यान रखिएगा, एपी सिंह इनका नाम है। अगला सवाल, महिंद्रा ग्रुप द्वारा स्थापित महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स, जिसे कि शॉर्ट में मेटा अवार्ड्स भी कहा जाता है। अच्छा फेसबुक की पेरेंट कंपनी मार्क जुकरबर्ग वाली, वो भी मेटा ही है, लेकिन यहां पर मेटा के परिप्रेक्ष्य में ये हमने लिखा है, मतलब एक्चुअली यहां पर इसका अर्थ ये है महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड, ये इसका 21वां एडिशन होगा। इसमें किस दिग्गज कलाकार को इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? देखिए राइट आंसर होगा अमोल पालेकर को सम्मानित किया जाएगा। अच्छा यहां पर वही सारी चीजें लिखी गई है। अमोल पालेकर के बारे में यह ध्यान रखिए, बॉम्बे, हालांकि अभी बॉम्बे को मुंबई कहा जाता है, यहां पर बॉम्बे में 1944 में इनका जन्म हुआ। हिंदी और मराठी सिनेमा के जरिए उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। आप तस्वीर में आप इन्हें देख सकते हैं, यह है अमोल पालेकर, और इन्हीं को यह सम्मान देने को लेकर अभी घोषणा हुई है। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्म जो 1970 से 80 के दशक में आई, जिनमें कि गोलमाल और रजनीगंधा, साथ साथ छोटी सी बात, ये कुछ प्रमुख इनकी फिल्में थी। अब यहां पर गोलमाल के लिए यहां ध्यान रखिएगा इन्हें अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, मतलब ये गोलमाल मूवी के लिए जो 1979 में आए थे, ये ध्यान रखिए। और अभी अवार्ड सूची में एक अवार्ड ये भी ध्यान रखिएगा, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026। ये चीजें अमोल पालेकर के संदर्भ में है, ज्यादा डिटेल में यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना यहां पर सफिशिएंट है। चलिए अगले सवाल पर आइएगा, ये कथन वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस
अब देखिए 2026 में जो इसका आयोजन है, इसी संबंध में एक प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का जो आयोजन है, ये स्पेन के बार्सिलोना शहर में किया गया। एक्चुअली ये जो पॉइंट है, ये जो कथन है, सत्य है। दूसरा है कि यह कार्यक्रम 2 से लेकर 5 मार्च 2026 तक फिरा बार्सिलोना ग्रान विया में आयोजित हुआ। एक्चुअली यहाँ पर वो प्रॉपर जगह का नाम लिखा गया है और आयोजन तिथि मेंशन किया गया है, और अगर आप इसे देखेंगे तो ये भी कथन सत्य है। इस वर्ष का मुख्य विषय द आईक्यू इरा रहा है, मतलब जो थीम है द आईक्यू इरा रहा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और कनेक्टिविटी से संबंधित है। तो थीम आदि को लेकर जो यहाँ पर इस कथन में लिखा गया है, ये भी सत्य है। अगला, इस कार्यक्रम में भारत पैवेलियन का जो उद्घाटन है, केंद्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जो ज्योति आदित्य राव सिंधिया है, इनके द्वारा किया गया। तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए चारों के चारों सत्य ही कथन यहाँ पर इसमें हमने रखा है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से संबंधित ये जो प्रश्न है, अब आइए कि कौन सा कथन सही है। 1 2 3 4 चारों के चारों सही है, यानी कि ऑल जो यहाँ पर जो इसका कथन था वो सभी सत्य है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न में जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिल रहा है। 4 पॉइंट में बहुत सारी चीजें छुपे हुए हैं जो कि प्रश्न का रूप ले सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो 2026 का थीम है वो क्या है, कहां पर आयोजित हुआ, ये चीजें आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद यहां पर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को हाल ही में, नाम ध्यान रखिए, सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बताइए कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन एक लल्लन टॉप सा सवाल है, बहुत आसान है। ध्यान रखिए, पटना हाईकोर्ट के वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संगम कुमार साहू। मेंशन कर लीजिए, क्रम की दृष्टिकोण से ये पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 7 फरवरी 2026 को 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संगम कुमार साहू पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी का स्थान लिए हैं। वो चीजें हमने लिखा भी है। और संगम कुमार साहू इनसे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय में थे। पटना उच्च न्यायालय से जुड़ी हुई ये 3-4 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना है 3 फरवरी 1916 को ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये तिथि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 3 फरवरी 1916 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के प्रावधानों के तहत हुई थी। अब देखिएगा पटना हाईकोर्ट के संदर्भ में 3 पॉइंट है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स चेमयार्ड, और वहीं पर प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सैयद फजल अली, और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करेंगे तो रेखा मनहर लाल दोषी। 2010 में ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। यहाँ पर केवल न्यायाधीश नहीं बल्कि हम मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीजें और हम आपको बतलाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, वही सारी चीजें खास करके पटना हाईकोर्ट के संदर्भ में इसमें हमने मेंशन किया है। जैसे कि 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संगम कुमार साहू, उन्होंने पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी का स्थान लिया, तो ये 46वें हैं। इनसे पहले विपुल मनुभाई पंचोली थे, उनसे पहले कृष्णन विनोद चंद्रन थे। ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जरा गौर कीजिए, अगर हम पटना उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, अगर आपसे सवाल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला या फिर सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय है। वो चीजें अभी हम आपके बीच रखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये मुझे बताइए कि बिहार स्पेशल का जो 2025 का पूरे साल भर का जो निचोड़ हमने इस पीडीएफ में दिया है, एक हुबहू बुक वाली फील यहां से आपको आएगा। ये प्रिंटेबल है, 152 पेज है। क्या आपने इसको डाउनलोड किया है? क्या आपने इसे प्रिंट किया है? अगर नहीं तो इसे जरूर कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आप सभी को मैं एक ऑफर दे रहा हूँ। वैसे तो ये 89 रुपये में आप सभी के लिए उपलब्ध था, क्योंकि कंटेंट दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा है। एक मेहनत का ही चार्ज आपसे लिया जा रहा है, पूरे साल भर का कुछ भी इसमें आपका नहीं छूटेगा। अब ये जो पीडीएफ है केवल और केवल 59 रुपये में आपको मिलेगा। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर जो ई बुक और पीडीएफ वाला सेक्शन है वहां पर जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसका जो फी है वो डिक्रीज कर दिया गया है। केवल और केवल 59 रुपये में आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त हमारे तमाम जो पीडीएफ होते हैं, जैसे इस वाले क्लास का जो हम आपको मंथली करंट अफेयर्स का भी क्लास प्रोवाइड करते हैं, ये 47वां मंथ है।
करंट अफेयर्स में मंथली करंट अफेयर्स का। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, इसका पीडीएफ भी हमने उपलब्ध कराया है, ये वाले पीडीएफ है, पूरे महीने का इसमें निचोड़ है। ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस प्रकार से दिसंबर तक 2022 से लेकर अब तक हमने कवर किया है। पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तमाम पीडीएफ के लिए बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप, जो लोगो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहीं पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। चलिए, अब बात हम कर रहे थे भारत में सबसे पुराने उच्च न्यायालय की। तो कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। आप यहां पर तस्वीर के माध्यम से देख भी रहे हैं। देखिए, यहां पर एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कोलकाता उच्च न्यायालय के बारे में, कि उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी। देखिए, सबसे पुराना और सबसे पहला उच्च न्यायालय ये कलकत्ता उच्च न्यायालय, वर्तमान में कोलकाता उच्च न्यायालय कहा जाता है, जिसकी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत 1 जुलाई 1862 को हुई थी। हालांकि इसी अधिनियम के तहत अन्य प्रेसिडेंसी, ये बंगाल के अतिरिक्त बॉम्बे और मद्रास में जो 3 प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ करती थे, तो इसी अधिनियम के अंतर्गत ये बॉम्बे और मद्रास में भी उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। लेकिन ईस्वी के अनुसार देखेंगे तो कोलकाता की स्थापना सबसे पहले हुई थी। अभी हाल ही में 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं कोलकाता उच्च न्यायालय के, तो ध्यान रखिए, न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल। ये नियुक्ति अभी रिसेंटली हुई है, तो ये आप यहां से याद रख सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जून 2026 में इनका कार्यकाल समाप्त होगा। अच्छा, इन सब चीजों की बात हम कर रहे हैं, तो एक बात और हम यहां पर आपको बतलाना चाहेंगे कि इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हैं। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय का एल्मनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इनका नाम यहां पर पूछा गया है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि के.वी. सुब्रमण्यम, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। तो अभी हाल ही में डॉक्टर कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम, शॉर्ट में के.वी. सुब्रमण्यम, इनको शिकागो यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित एल्मनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ये चीज ध्यान रखें। इसके साथ ही ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मतलब ये खास करके सम्मान मिला, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमने यहां पर एक शब्द प्रयोग किया है, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के, तो एक्चुअली 2018 से 2021 तक भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, मतलब उन्होंने 3 प्रमुख आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया था। मतलब 17वें मुख्य आर्थिक सर्वेक्षण सलाहकार के रूप में, आर्थिक सलाहकार के रूप में ये सेवा दिए थे, और 3 प्रमुख इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने तैयार किया था। हालांकि वर्तमान में वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो ये चीजें यहां पर इनको लेकर ध्यान रखिए। लेकिन इसी में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वर्तमान में इस पद पर कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, जो कि चेन्नई तमिलनाडु के हैं। ये चीज ध्यान आपको रखना है। 2022 से 28 जनवरी को इनकी नियुक्ति हुई, तब से ये इस पद पर बने हैं। अभी इसमें एक अपडेट यह है कि फरवरी 2025 में इनका कार्यकाल बढ़ाकर 31 मार्च 2027 किया गया है। तो वी अनंत नागेश्वरन इस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के। चलिए, इतना क्लियर है। अगला सवाल पर आइए। केरल में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 8 मार्च 2026 को केरल पुलिस ने कौन सी पहल शुरू की है? केरल पुलिस द्वारा यह पहल शुरू किया गया, नाम है निर्भया निशा पहल। अब एक्चुअली यहां पर आप देख रहे हैं कि रात्रि सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये एक प्रकार से दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए केरल पुलिस ने शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे कि यह योजना रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। लिटरेसी रेट केरल में बहुत अधिक है, बहुत सारी महिलाएं यहां पर जॉब करती हैं। तो कई ऐसे भी जॉब के टाइप होते हैं जो कि देर रात उन्हें छुट्टी मिलती है। तो ऐसे में जो एक प्रकार से मतलब अपने कार्यस्थल तक जाते हैं, तो वो सुरक्षा सुनिश्चित हो, महिलाओं की किसी प्रकार की उनके साथ कुछ भी मतलब छेड़खानी ना हो, इसी चीज पर ये केंद्रित होगा, जिससे वे रात्रि के समय में आसानी से मतलब जा पाएंगे, एकदम कोई दिक्कत उन्हें न हो। इसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें इसमें शामिल है केरल सरकार द्वारा जो शुरू की गई है, रात्रि के समय पुलिस गश्त बढ़ाना, पिंक पेट्रोल वाहनों की तैनाती करना, 112 जो आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है इसको एकदम सजग करना, मतलब पूरा तैयार रहना, मतलब हर वो छोटी बड़ी मतलब खास करके चीजों को लेकर जो मतलब खास करके इससे संबंधित होंगे। और पोल ऐप जो केरल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया, खास करके एक ऐप है जिस पर विशेष रूप से कार्य होता भी है। एक्चुअली इसको सशक्त रूप से उपयोग करना ये भी इसमें शामिल है। और 8 मार्च
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2026 को इसको लॉन्च किया गया है। इस फल को एक चीज ध्यान रखें, ये जो बात हम कर रहे हैं ये पोल ऐप की, ये इसका लोगो है, यहां आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य आपको मैंने बोला कि महिलाओं की सुरक्षा में सुधार, अपराध पर तेजी से प्रतिक्रिया और समाज में महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ऐसे महिलाओं पर अत्याचार केरल में बहुत कम ही होता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलता है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सुरक्षा को लेकर, पुलिस को लेकर, महिलाओं को लेकर आदि बात हो रही है, तो एक जानकारी हम आपको देंगे कि भारत का पहला महिला थाना या फिर महिला पुलिस स्टेशन कोझिकोड केरल में ही पहली बार भारत में खुला था। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था वर्ष 1973 में। और दोस्तों वर्ष 1973 वही ईस्वी है जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पहली महिला पुलिस थाना कहां पर? कोझिकोड केरल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में लगभग 20 लाख से अधिक परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी परियोजना शुरू की है? एक्चुअली परियोजना का नाम यहां पर है प्रोजेक्ट गंगा, और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हिंदुजा की कंपनी वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। 20 लाख से अधिक परिवारों को जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर अर्ध शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो ऐसे में इंटरनेट कनेक्टिविटी उन्हें बेहतर मिले, इसको लेकर प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। अब प्रोजेक्ट गंगा से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में इसका उद्देश्य और किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है वो चीजें आपके बीच हमने रखा है। फिलहाल कुछ और इंफॉर्मेशन आएगी तो वो चीजें हम आपको बतलाएंगे, लेकिन आते फिर यहां पर अगले प्रश्न पे। विश्व अभियांत्रिकी दिवस वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 2026 के लिए किस भारतीय संगठन ने यूनेस्को और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भागीदारी करने वाला पहला भारतीय संगठन बनने का गौरव हासिल किया है? अब देखिएगा यहां पर इसका जो राइट आंसर है अडानी ग्रुप। इसको थोड़ा समझिएगा। इस दिवस पर यानी कि वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 2026 के अवसर पर हुआ है, तो यह पहल भारत में किसी भी संगठन के लिए यह पहला अवसर है, पहला मौका है जब उन्होंने वैश्विक कार्यक्रम में भागीदारी की है। दरअसल आपको यहां ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार, शिक्षा और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य रूप से ये जो समझौता है ये खावड़ा परियोजना पर फोकस है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो साझेदारी हुई है इसके तहत जो ये परियोजना केंद्रित है ये गुजरात के कच्छ में है। तो यहां पर अडानी की विशाल ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं को विश्व के सामने प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। जो यहां पर नवाचार यानी कि इनोवेशंस होंगे, जो इसके पहल होंगे, जो भी उपलब्धियां होंगी, वो सारी चीजों को लेकर बढ़ावा देने से लेकर ये एक प्रकार से विश्व के सामने प्रस्तुत करने तक, मतलब यहां पर ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो समझौता पहली बार हुआ है और ये चीजें जो आपके बीच हमने रखा है आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, विश्व अभियांत्रिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे जो मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया है और इस बार का जो थीम है वो यहां पर हमने मेंशन किया है, नवाचार और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत भविष्य के लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग। ये 2026 का ये निर्धारित थीम है। आइए अगले सवाल पर, ये कथन वाला सवाल है। पहला कथन पर विचार करिए, मतलब यहां पर कथनों पर विचार करना। पहला कथन है अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ऐसे आप लोग जानते हैं 10 मार्च को मनाया जाता है, ये सही है। दूसरा कथन है 2026 में इसकी थीम है न्यायालय और उससे परे महिला न्यायाधीश और न्याय तक पहुंच की रक्षा। ये बिल्कुल इसका थीम है, ये भी सत्य है। एम फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और पहली मुस्लिम भी समुदाय से आने वाली महिला थी जो सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य नहीं बल्कि न्यायाधीश बने थे। तो यहां पर ये जो कथन लिखा गया एक बार मैं पुनः से पढ़ना चाहूंगा। एम फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। यहां पर मुख्य न्यायाधीश की बात हम नहीं कर रहे हैं, और मुस्लिम समुदाय से आने वाली पहली न्यायाधीश थी। तो ये भी कथन यहां पर सत्य है। लेकिन अगला चौथा जो कथन है कि अभी तक भारत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, तो ये सत्य है। मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश तो बनी है, लेकिन यहां सर्वोच्च पद पर चीफ जस्टिस के पद तक नहीं पहुंची है। मतलब ये चीज ध्यान रखिए, आने वाले समय में जरूर ये देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पर अभी तक तो नहीं है। तो ये भी कथन यहां पर सत्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन यहां पर सत्य है। विकल्प डी नंबर यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर यह जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, न्याय की हो रही है, मतलब इस तरह से आप देखेंगे तो लेडी ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब न्याय की देवी प्रतिमा का अनावरण 17 अक्टूबर 2024 को किया था। इसमें अगर आप देखेंगे कुछ बदलाव इसमें हुए हैं। जो पहले पश्चिमी सभ्यता के परिधान में थे, पोशाक में थे, वो हटाया गया है। इसमें साड़ी के रूप में आप देख सकते हैं। आंखों पर जो पट्टी लगी हुई थी, वो पट्टी को हटाया गया है। बाएं हाथ में जहां तलवार होती थी, उस हाथ में अब संविधान का जो किताब है, जो एक प्रति है, वो रखा गया है। दायां हाथ में समाज में बराबरी का प्रतीक तराजू को बराबर रखा गया, जो कि पहले ऊपर नीचे होता था। मूर्ति सफेद रंग की है, जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। मतलब ये सारे चीजें बदलाव यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये चीजें हमने यहां पर लिख भी दिया है। अच्छा, इसमें एक गलती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के यहां पर 52वें नहीं बल्कि 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हैं। ये 52वें नहीं 53वें होंगे, इसको सुधार कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आइए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव 2026 की शुरुआत किस स्थान से की है और यह महोत्सव किस अवधि तक पूरे भारत में मनाया जाएगा? देखिए, ये जो अवधि है, ये 4 मार्च से लेकर 22 मार्च 2026 तक नवसारी एक जगह है गुजरात में, यहीं से शुरुआत की है। किनके द्वारा हुई है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन यहां पर समाप्त होता है। और आज के प्रश्न पे, यानी कि आज के क्लास के प्रश्न पे जाने से पहले, अगर आप 72वीं BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स में तमाम चीजें आपको मिलेगी। पहला टेस्ट पेपर 15 मार्च को मिलेगा, है ना। कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर 8228947923 पर संपर्क कीजिएगा। ये आज के क्लास का प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा, कृपया अपनी फीडबैक, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए 8228947923 पर हमें जरूर संपर्क कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।